दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। एक प्रश्न और बनता है कि नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन एलिजिबल होते हैं? तो केवल भारतीय नागरिक। याद रखिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए केवल भारतीय नागरिक ही अर्ह यानी एलिजिबल होते हैं। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास के द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 5 में। और एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि देखिए, संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था भारत का नागरिक होगा। तो ये अनुच्छेद 5 में व्यवस्था है। अधिवास का मतलब क्या होता है? तो अधिवास का मतलब एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच संबंध होता है। अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक तो उद्भव अधिवास और दूसरा विकल्प अधिवास। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 7 में। और भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर गए हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 5, 6, 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं रहेगा? तो यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए जो शर्तें हैं उनको संसद निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है? तो ये 12 वर्षों तक। और इसके अलावा आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दोस्तों अप्रवासी भारतीय। याद रखिएगा, ऐसे भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, उनको अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। एक और प्रश्न बनता है कि जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष तक। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? तो ये कानूनी या लीगल रूप प्रदान करती है नागरिकता। याद रखिएगा, लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत के लिए नागरिकता कानूनी रूप प्रदान करती है।
अगला प्रश्न है, आप देखिए कि नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के तत्काल लागू हो गया था। तो अनुच्छेद 5 से 9 जो है संविधान के लागू होने के बाद तत्काल लागू हो गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है या कैसे होती है। तो पहला है, नागरिकता के परित्याग से। पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है और ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। दूसरा है बर्खास्तगी। तो आप देखिए, बर्खास्तगी किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी और ये व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा याद रखिएगा, तीसरा तरीका है वंचित किए जाने पर। तो वह भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वो केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है और इसमें देखिए, नागरिकता प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठ का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य को छिपाया गया हो, भारत के संविधान के प्रति अनादर और अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किया गया हो जो राष्ट्र विरोधी हो, और नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहा हो। तो इन आधारों पर आप देख सकते हैं कि इन आधारों पर उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी। एक और प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये देश हैं 3, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। तो ये सीमा अब 5 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ था। तो 10 जनवरी 2020 को। और किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद 9 के तहत, याद रखिएगा। किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन और समापन के बारे में प्रावधान है। तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत के नागरिकता अर्जन और समापन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। तो 5 प्रकार से। एक तो जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण के द्वारा और क्षेत्र समाविष्ट किसी दूसरे क्षेत्र का भारतीय संघ में शामिल होने पर जो नागरिकता प्राप्त होती है। तो ये 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 11 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार से, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका का नागरिक राज्य का नागरिक भी होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार दी जाती है। तो प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर दोहरी नागरिकता दी जाती है। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब दी थी। तो 2003 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है। तो इसको OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? तो ये 1955 में नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? तो जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा हो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा हो। और इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से। जन्म से नागरिक होने की शर्तें क्या हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जन्म से नागरिक होने की शर्तें क्या हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले वो भारत में जन्मा हो। 1 जुलाई 1947 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लागू होने के पहले जन्मा बच्चा। और एक जो है नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वो बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा कोई एक भारतीय हो, इसको जन्म से नागरिक होने की शर्तों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वंशानुगत आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं? तो ये एक तो है 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों तो ये वंशानुगत आधार पर नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो और भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे ये पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन का क्या प्रावधान है? तो संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना और 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो और अच्छे चरित्र वाला हो, ये देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन के प्रावधान में शामिल है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 हैं, जो कि केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई है जो संविधान प्रारंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। पहला, भारत का अधिवासी या भारत में जन्मा। भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। दूसरा, अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। तीसरा, अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतः निवासी रहा था। चौथा है, भारत का निवासी किंतु 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया था। इसके अलावा पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था। इसके अलावा भारत के बाहर रहने वाला किंतु उसके माता पिता में से कोई एक पितामह पितामही अथवा मातामह मातामही में से कोई भारत में जन्मा था, वो भारत के नागरिक होने के लिए अर्ह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या आप देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या NPR क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक निवासी को NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, अनिवासी भारतीय यानी NRI किसे कहा जाता है? तो ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेशों में रहते हैं, उनको NRI कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले को कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो ऐसे व्यक्तियों को अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत के मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा दी गई थी? तो 2011 में। और किस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कर सकते हैं? तो ये है फॉर्म 6A। इसके माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO से क्या तात्पर्य है? तो PIO ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हों। अगला है भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2002 में। और PIO कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकता है? तो ये 15 वर्षों तक। किस नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा PIO को किस कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये OCI कार्ड का दर्जा इसे प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये नागरिकता चैप्टर से संबंधित है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति दी थी? तो 12 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होता है। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं? तो इसमें देखिए, कार्बी आंगलांग असम का, गारो हिल्स मेघालय का, चकमा मिजोरम का और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र, ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होता है। इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में लागू है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में इनर लाइन परमिट लागू है। अगला है, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया? तो लद्दाख प्रदेश ने। इनर लाइन परमिट क्या होता है? तो वो दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है, इसको इनर लाइन परमिट कहा जाता है। अगला है, इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संबंधित राज्य सरकार के द्वारा। आइए नागरिकता से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको जान लेते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार का इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 8 देखिए, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक न होना, ये अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकारों के बने रहने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।